नमस्कार दोस्तों। हर किसी को पता है एक हेल्दी फाइनेंशियल प्लानिंग होना चाहिए जिससे कि उसका जो भी फाइनेंशियल ड्रीम है वो इजीली फुलफिल हो जाए। उसका फाइनेंशियल गोल अचीव होने में बहुत ही इजी हो जाता है अगर कोई भी आदमी फाइनेंशियल प्लानिंग प्रॉपर वे में कर लेता है। तो जब ये फाइनेंशियल प्लानिंग का बात आता है तो हर किसी को ये समझ में आता है कि ये बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अगर कोई सिंपल वे में इसको अगर करे तो इतना इजी है कि वो सोच भी नहीं सकता है। इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। हर आदमी हर आदमी सोचता है कि इसमें बहुत सारा पेपर वर्क होगा, करने में बहुत टाइम लगेगा, मतलब उसको बहुत कुछ करना पड़ेगा। लेकिन मैं इस वीडियो में आज बताऊंगा सिंपल कुछ 7 वे में आप अपना जो भी ड्रीम है उस ड्रीम को फुलफिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जयंत शिव है। आप लोगों को शिव हिंसर में स्वागत है। दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानिंग का 7 स्टेप जो मैं बताने वाला हूं, उस स्टेप में पहला स्टेप आता है कैश फ्लोज और सेविंग्स। दूसरा आता है इंश्योरेंस। तीसरा रिटायरमेंट प्लानिंग। चौथा इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। फिफ्थ हो गया चिल्ड्रन फ्यूचर प्लानिंग। सिक्स्थ हो गया टैक्स प्लानिंग। सेवेंथ हो गया रियल एस्टेट। ये 7 प्लानिंग अगर कोई कर ले तो फिर उसको कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो इजीली उसमें से निकल सकता है और उसको फ्यूचर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वो इजीली मैनेज कर सकता है हर कुछ। तो पहला ऑप्शन आया कैश फ्लोज और सेविंग्स। इसका मतलब है कि किसी भी आदमी का हर महीना का जो भी एक्सपेंसेस है, उसका इनकम नहीं, उसका एक्सपेंसेस, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, जो भी हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है उसका 6 टाइम्स उसका बैंक अकाउंट में होना चाहिए। एग्जाम्पल पकड़ लेता हूं कि उसका 25,000 रुपया खर्चा है हर महीना। इसका मतलब है कि 1.5 लाख रुपया उसका बैंक अकाउंट में होना चाहिए। अगर 6 महीना का एक्सपेंसेस उसका बैंक अकाउंट में होगा तो 6 महीना चलने के लिए उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 2020 में जो भी पैंडेमिक हुआ उसमें किसी का भी अगर इस तरह का 6 महीना का प्लानिंग किया हुआ है, 6 महीना बैंक अकाउंट में पैसा, 6 महीना से ज़्यादा अगर बैंक अकाउंट में पैसा है तो वो इजीली सर्वाइव कर पाया। अगर किसी का बैंक में पैसा नहीं रहा तो वो उसको सर्वाइव करने में बहुत ही तकलीफ हुआ होगा। अब दूसरा ऑप्शन आता है इंश्योरेंस। अब बहुत सारा क्लाइंट मेरे पास में आता है, आने के बाद में मैं देखता हूं कि उसका बहुत सारा इंश्योरेंस किया हुआ है। उसमें चिल्ड्रन प्लान है, मनी बैक प्लान है, एंडोमेंट प्लान है, तो बहुत सारा इंश्योरेंस करके रखा है। मेरे हिसाब से दोस्तों इतना इंश्योरेंस जरूरत नहीं है। हर आदमी अगर एक टर्म पॉलिसी ले ले तो फिर उसका इंश्योरेंस का रिक्वायरमेंट खत्म हो जाता है। अब टर्म पॉलिसी कितना रुपया लग का लेगा? अब टर्म पॉलिसी लेने के लिए इजीएस्ट वे है कि उसका जितना भी साल का इनकम है, मैं एग्जांपल पकड़ लेता हूं कि उसका 5 लाख रुपए साल का इनकम है, तो उसको 1 करोड़ रुपए का टर्म पॉलिसी अगर ले लेता है तो फिर इंश्योरेंस करने का प्रॉब्लम खत्म हो गया। एक यंग एज का अगर मैं पकड़ता हूं कि 30-35 साल का अगर कोई भी लड़का अगर 1 करोड़ रुपए का पॉलिसी ले ले तो मैक्सिमम से मैक्सिमम होगा 10 to 12,000 का जैसा उसका प्रीमियम आएगा। इसका मतलब है मंथली 1,000 देने के बाद में वो 1 करोड़ रुपया का पॉलिसी मिल गया उसको। इसका मतलब है कि उसका फैमिली सिक्योर हो गया। घर में जितना भी अर्निंग मेंबर है उसका छोड़ के बाकी किसी का भी इंश्योरेंस का जरूरत नहीं है। अब इंश्योरेंस का प्रॉब्लम खत्म हो गया। अब इंश्योरेंस में दूसरा पार्ट आया क्रिटिकल इलनेस।
क्रिटिकल इलनेस का भी पॉलिसी लेना जरूरी है, क्योंकि अगर किसी का भी ऐसा कुछ डिजीज हो गया कि जिसमें बहुत सारा पैसा लगता है, अगर उसका क्रिटिकल इलनेस नहीं होगा तो फिर वो सरवाइव करने में प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि उसका जितना भी सेविंग्स क्या हो रहेगा वो सारा खत्म हो जाएगा। तो क्रिटिकल इलनेस अगर ले लेता है तो एक तो हो गया टर्म पॉलिसी, दूसरा हो गया क्रिटिकल इलनेस, अब थर्ड ऑप्शन आ गया इंश्योरेंस में हेल्थ पॉलिसी। दोस्तों हेल्थ पॉलिसी सबको लेना चाहिए। घर का जितना भी मेंबर है, बच्चे हो, गार्जियन हो, कोई भी मतलब जितना भी मेंबर है, सब मेंबर का हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। फैमिली फ्लोटर्स अगर ले लेता है तो फिर हेल्थ इंश्योरेंस का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अगर फैमिली फ्लोटर्स में अगर उसको पैसा ज़्यादा लगा तो इंडिविजुअली 1 लाख करके ले सकता है। हर कोई अपना हिसाब से मेडिक्लेम करके रखना जरूरी है, अपना हिसाब से मेडिक्लेम वो कर सकता है। तो हो गया इंश्योरेंस का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इंश्योरेंस टर्म पॉलिसी ले लिया तो दूसरा इंश्योरेंस का चैप्टर क्लोज, दूसरा इंश्योरेंस नहीं चाहिए, जो नॉमिनल पैसा में हो गया। फिर क्रिटिकल इलनेस ले लिया, क्रिटिकल इलनेस का पॉलिसी ले लिया, फिर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लिया, तो इंश्योरेंस चैप्टर क्लोज। अभी आया रिटायरमेंट प्लानिंग। दोस्तों कोई भी आदमी अगर स्टार्टिंग करता है अपना इनकम, उस समय से उसका रिटायरमेंट प्लानिंग करना जरूरी है। कोई भी अगर सर्विस में अगर ज्वाइन करता है, जिस समय उसको पहला सैलरी मिलता है उसी समय उसका सैलरी से एक पोर्शन काट के उसका रिटायरमेंट प्लानिंग में जमा हो जाता है। लेकिन एक बिजनेसमैन कभी भी स्टार्ट नहीं करता है, उसको स्टार्टिंग से ही रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहिए। अगर वो रिटायरमेंट प्लानिंग कर लेता है तो आफ्टर रिटायरमेंट उसको सोचना नहीं पड़ेगा कि आफ्टर रिटायरमेंट मैं चलूंगा कैसे। फोर्थ ऑप्शन में आया इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट करने का तरीका क्या क्या है? शेयर्स और म्यूचुअल फंड, दूसरा तरीका गोल्ड, तीसरा तरीका रियल एस्टेट। शेयर्स में कोई अगर इन्वेस्टमेंट करे, हो सकता है कि उसको बहुत ज्यादा रिटर्न मिल जाए, या हो सकता है कि उसका कैपिटल डूब जाए, बहुत नुकसान हो। अगर किसी ने आज से 30-40 साल पहले अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया होगा विप्रो में, अगर 40 साल पहले किसी ने विप्रो शेयर में इन्वेस्टमेंट किया होगा 10,000 रुपया, तो आज का डेट में अप्रोक्सीमेटली 750 करोड़ का जैसा वैल्यू होगा। कोई बोल सकता है उस समय 10,000 रुपया बहुत होता था, हर किसी के पास में 10,000 रुपया रहना पॉसिबल नहीं है। हाँ, वो 1,000 रुपया अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया होगा तो आज का डेट में भी करीबन 75 करोड़, वो भी बहुत बड़ा अमाउंट है। अब शेयर्स में अगर किसी ने अच्छे शेयर्स पिक कर लिया तब तो बहुत अच्छा रिटर्न मिल गया। अगर किसी ने इन्फोसिस में इन्वेस्टमेंट कर दिया, विप्रो का तो मैंने एग्जांपल दे दिया, फिर टीसीएस में इन्वेस्टमेंट कर दिया तो उसको बहुत अच्छा रिटर्न मिला। हाँ, किसी ने अगर जेट एयरवेज में इन्वेस्टमेंट कर दिया, यस बैंक में इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो उसका रिटर्न नीचे आ गया, इसका मतलब है उसका पैसा डूब गया। शेयर्स रिस्की है, हाँ, उसमें अच्छा शेयर्स ढूंढ के अगर इन्वेस्टमेंट किया जाए तो बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो जाता है लॉन्ग ड्यूरेशन में। अब किसी कोई चाहता है कि मैं इतना कौन शेयर्स में ढूंढे, क्योंकि शेयर्स में अगर कोई भी शेयर पिक करना है तो उसमें बहुत कुछ देखना पड़ता है, टाइम नहीं मेरा पास में इतना कुछ देखने के लिए। तो उसका पास में ऑप्शन बचता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में बहुत नॉमिनल इन्वेस्टमेंट से भी वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है, और म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्टमेंट करके अगर लॉन्ग टर्म चलाए तो उसको बहुत ही अच्छा रिटर्न जनरेट हो सकता है। अगर किसी ने लास्ट 20 ईयर्स
2,000 रुपये मंथली अगर इन्वेस्टमेंट किया होगा तो आज का डेट में अप्रोक्सीमेटली ज़्यादा उसका कैपिटल बन गया। तो लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड अपना जो भी ड्रीम है वो फुलफिल करने में बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट साबित होता है। अब इन्वेस्टमेंट में शेयर्स और म्यूचुअल फंड में हम लोग इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन देख लिया। उसका बाद का ऑप्शन आता है गोल्ड में। गोल्ड में दो तरीके से हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकता है। पहला हो गया फिजिकल गोल्ड, दूसरा हो गया पेपर गोल्ड। पेपर गोल्ड में सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा रिस्की है क्योंकि उसमें वो चोरी हो सकता है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में अगर इन्वेस्टमेंट करें तो रिटर्न गोल्ड का जैसा होगा, साथ में 2.5% इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो मेरा हिसाब से फिजिकल गोल्ड से अच्छा ऑप्शन है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना। अब इन्वेस्टमेंट में थर्ड ऑप्शन आता है रियल एस्टेट। दोस्तों मेरे हिसाब से हर किसी को एक रियल एस्टेट अपना ड्रीम हाउस होना चाहिए। वो ड्रीम हाउस के लिए उसको अगर लोन भी लेना पड़े तो लोन लेके भी उसको अपना घर बनाना चाहिए। हाँ, लोन दो तरीका का है। उस लोन से एक लोन है खराब लोन, एक लोन है अच्छा लोन। अब हाउस बिल्डिंग लोन जो है वो अच्छा है, उसमें इंटरेस्ट कम है। अब खराब लोन है पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड का लोन। दोस्तों मेरे हिसाब से अगर किसी ने क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन लिया हुआ है तो वो लोन को पहले चुकाना चाहिए, क्योंकि उसमें करीबन 14 से 15% उसको इंटरेस्ट लगेगा। अगर वो पैसा उसने सोचा कि मैंने अगर क्रेडिट कार्ड में पैसा नहीं देके मैं अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करूं तो मुझे भी 14-15% इंटरेस्ट मिल जाएगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या होता है, फ्लक्चुएट होता है। पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड लोन में कोई फ्लक्चुएट नहीं होता है, उसमें इंटरेस्ट कंटिन्यूअसली चलता है। मतलब उसमें इंटरेस्ट अगर हम लोग पेमेंट रीपेमेंट नहीं किया तो इंटरेस्ट के ऊपर में इंटरेस्ट बनते जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर हम लोग पहले ये खराब लोन जो है उसको अगर चुका देते हैं, क्रेडिट कार्ड हो या पर्सनल लोन हो, तो बहुत सारा इंटरेस्ट हम लोग बचा सकते हैं। और गुड लोन है हाउस बिल्डिंग लोन, उसको हम लोग कैरी कर सकते हैं। अपना रियल एस्टेट के हिसाब से जो भी घर लेना है, हाँ हम लोग ऑफिस वगैरह के लिए भी हम लोग लोन ले सकते हैं। तो ऑफिस हो गया, घर हो गया, वो मेरे हिसाब से हर किसी को मतलब अपना ड्रीम हाउस जो है वो बनाना चाहिए और वो उसका प्लानिंग स्टार्टिंग से ही करना चाहिए। जब भी उसका इनकम स्टार्ट हो जाए तब से ही उसका जो भी ड्रीम है उस हिसाब से उसको प्लानिंग कर लेना चाहिए हाउस के लिए। अब उसका बाद में आ गया टैक्स प्लान। हर किसी को टैक्स बचाने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट है, अब जैसे 80C में बचाने के लिए 1.5 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करने से उस पर टैक्स नहीं लगता है, तो हर किसी को वो बेनिफिट उठाना चाहिए पूरा। अगर ये 1.5 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट कर दिया तो वो बच गया, 1.5 लाख रुपये पे कोई टैक्स नहीं लगा। फिर वो एनपीएस में 50,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर सकता है, उसमें भी टैक्स नहीं लगेगा। हेल्थ इंश्योरेंस में भी वो टैक्स बचा सकता है। तो टैक्स का हिसाब से अपना जो भी इन्वेस्टमेंट है वो हम लोग इन्वेस्टमेंट कर दिया और अपना टैक्स बच गया, मतलब उसमें कोई टैक्स नहीं लगा, वो भी एक तरह का सेविंग्स है। अब बच्चों का जो भी लॉन्ग टर्म का प्लानिंग के हिसाब से हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे वो हम लोग म्यूचुअल फंड का एसआईपी के थ्रू से हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं। बच्चों का हायर एजुकेशन हो गया, मैरिज हो गया,
उसके प्लानिंग के लिए अगर हम लोग SIP करते हैं, अगर हम लोग का प्लानिंग है 15 साल या 12 साल 15 साल जो भी ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन के बाद में हम लोगों को पैसा चाहिए कि बच्चों का हायर एजुकेशन हो या मैरिज हो, जो भी है उसका लिए अगर हम लोग SIP के थ्रू से भी अगर प्लानिंग करें तो फिर हम लोग का वो ड्रीम इजीली फुलफिल हो सकता है। कोई भी प्रॉब्लम एराइज नहीं होगा अगर हम इस तरीके से अगर प्लानिंग करें। सिंपल वे में उसको पहला उसका सेविंग्स अकाउंट में पैसा रख दिया 6 महीने का, तो फिर 6 महीने के लिए उसको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरा हो गया, अगर इंश्योरेंस पॉलिसी ले लिया तो फिर जो भी मतलब घर का जो भी सिक्योरिटी है वो हो गया। इसका मतलब है कि अगर मैंने 1 करोड़ रुपए का पॉलिसी ले लिया, इसका मतलब मेरा बाद में घर पे 1 करोड़ रुपए मिलेगा। उस पैसे को अगर बैंक में भी रख दे तो जितना इंटरेस्ट आएगा उससे चल सकता है, किसी के पास में जाना नहीं पड़ेगा, हाथ फैलाने नहीं पड़ेगा। तो इंश्योरेंस हो गया, उसका बाद में हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, कुछ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया, SIP वगैरह कुछ कर दिया फ्यूचर प्लानिंग के लिए, बच्चों का जो भी फ्यूचर प्लानिंग है, और खुद का रिटायरमेंट प्लानिंग भी SIP के थ्रू से हम लोग कर सकते हैं। हाउस का जो भी प्लानिंग है वो भी हम लोग SIP के थ्रू से कर सकते हैं। तो ये तरीका से सिंपल वे में हर कोई अपना फ्यूचर प्लानिंग कर सकता है। अब क्या है, मैक्सिमम आदमी कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके रख दिया, हो सकता है कि वो ज्यादा इंश्योरेंस करके रख दिया, उसको पता ही नहीं कि उसको इंश्योरेंस कितना रुपए का करना है। तो हर किसी को सबसे पहले यह मालूम होना चाहिए कि मुझे आज मेरा घर चलने के लिए या मेरा खर्चे के लिए कितना पैसा चाहिए, आज से 20 साल 25 साल बाद में मुझे कितना चाहिए, वो स्टार्टिंग में ही कैलकुलेशन कर लेना है। क्या है, हर आदमी को यह पता होना चाहिए कि आज का डेट में उसको चलने के लिए कितना पैसा चाहिए, और आफ्टर रिटायरमेंट या 20 से 25 साल बाद में उसको चलने के लिए कितना पैसा चाहिए। ये अगर आज में ही कैलकुलेशन कर लेता है तो फिर वो प्लानिंग करने में कोई भी तकलीफ नहीं होगा। अगर इस सिंपल वे में वो अगर प्लानिंग कर लेता है तो फिर उसको और कुछ सोचना नहीं है। बचा क्या, उसका बैंक अकाउंट में 6 महीना अगर पैसा है तो इसका मतलब है कि घर चलने के लिए 6 महीना का तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसका बाद में अगर उसका इंश्योरेंस हो गया तो फिर अगर उसका इंसिडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो फिर उसका घर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा। हेल्थ इंश्योरेंस है तो हेल्थ इंश्योरेंस अगर कोई भी डिजीज हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसका पैसा मिल जाएगा। खुद का इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा को यूज नहीं करना पड़ेगा। और SIP का थ्रू से हम लोग जो भी हम लोग का रिक्वायरमेंट है, लॉन्ग टर्म का ड्रीम है, वो ड्रीम हम लोग इजीली फुलफिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने जो भी सिंपल वे में बताया, आप लोग अगर फॉलो करते हैं तो मेरे हिसाब से आप लोगों को और कुछ करना नहीं पड़ेगा। अगर मैंने जिस तरह से बताया उस तरह का अगर किसी ने भी इन्वेस्टमेंट करके रखा होगा, या आपको किसी ने, किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर ने आपको इस तरीके का छोड़ के अगर किसी और तरीके से इन्वेस्टमेंट करवाया, या आपको इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा करवा दिया, या किसी भी एक सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करवा दिया, तो इसका मतलब है कि वो फाइनेंशियल प्लानिंग सही तरीके से नहीं कर रहा है। और आपको अगर कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग अगर हमसे करवाना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा। और मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपका लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं इस तरह का जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो हो वो बना सकूं। दोस्तों, अगर किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो बनेगा वो आपका पास में उसका इंफॉर्मेशन पहले चला जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।